हाय फ्रेंड्स, ठाकुर हियर। वेलकम टू ट्रिकलॉजी। पूरे जीके बुक को ट्रिक से याद करने के सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। इस वीडियो में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सबको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन अगर बनता है अमेंडमेंट पे तो आई होपफुल कि आप लोग इजीली कर पाएंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन बनता है कि एंटी डिफेक्शन जो है कौन से अमेंडमेंट नंबर से आया, तो आप इजीली बता पाएंगे 52 बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ट्रिक से याद कर लेंगे। तो इसमें हम लोग दो बेसिकली मेथड का यूज़ करेंगे। एक है नंबर विजुलाइजेशन। हम होपफुल कि आपको जितने भी नंबर्स हैं उनका कौन सा ऑब्जेक्ट है वो आपको याद हो चुका होगा। जैसे नंबर 8 है तो स्नोमैन और जलेबी, दो चीज़ उनको इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग को मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। उससे हम लोग चीज़ों को याद करने का कोशिश करेंगे जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं। अब मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मैक्सिमम पावर रहता है, जो पहले तो राजा के पास रहता था, अगर आप सोचे एंशियंट टर्म्स में, या फिर उसके बाद हम लोग का जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय जो वाइस रॉय होते थे उनके पास रहता था। बट वो वाइस रॉय का पोस्ट जाने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बना, उस पोस्ट पे जो भी बैठता था उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता था पूरे देश में। तो वो सबसे ज़्यादा चेंजेस ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और देश में भी ला सकता है। ठीक है, तो और उनका पावर कितना रहेगा वो डिपेंड करता था कि उनका लोकसभा में कितना प्रेजेंस है। ठीक है, और उनका स्टेट्स में कितना उनका प्रेजेंस है। प्रेजेंस का मतलब हो गया कि कितने उनके मेंबर्स हैं लोकसभा में। जैसे अभी आज के गवर्नमेंट के टर्म्स में बोले तो मेजॉरिटी अच्छी खासी 300 के ऊपर, आउट ऑफ 545 जो है 303 सीट्स जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लोकसभा में जीती थी। तो उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल एक गवर्नमेंट है। तो वो अच्छे खासे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेके आए हैं। ठीक है, उनको हम लोग आगे देखेंगे। बट ये जो पावर अभी के प्राइम मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं वो सब नेता के पास नहीं था। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये ही सेम पावर कुछ ही नेता ने एंजॉय किया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई और हमारे राजीव गांधी। तो स्टार्टिंग से प्राइम मिनिस्टर को अगर हम लोग देखें तो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हमारे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये ज़्यादा कुछ चेंजेस लेके नहीं आ पाए। उसके बाद बनती है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी उसका बहुत बड़ा पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इंदिरा गांधी ने ही किया है। ठीक है, और जब उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया देश भर में तो उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया जब उन्होंने वापस चुनाव कराया और प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। और उनका जो टेन्योर था बहुत छोटा था, बहुत कम टाइम के लिए उनकी सरकार चली। ठीक है, वैसा उनके पास मेजॉरिटी नहीं था। तो उनकी जब सरकार आई तो उनका काम ही यही रहा अमेंडमेंट लाकर दो कि जो इंदिरा गांधी ने चेंजेस लाए थे इमरजेंसी के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब उन्होंने हटाया। ठीक है, तो मोरारजी देसाई, उसके बाद चरण सिंह। बेसिकली हुआ क्या था कि चरण सिंह को सपोर्ट करके, चरण सिंह को बेसिकली यूज़ करके मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट को पहले डिस्टेबलाइज किया गया और उसके बाद उनसे भी सपोर्ट खींचकर इंदिरा गांधी ने सरकार गिरा दिया था। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर वापस इंदिरा गांधी बन जाती है। ठीक है, और फिर इंदिरा गांधी जब उनका हत्या हो जाता है तो उनका बेटा जो एक पायलट थे उस समय, उनका पॉलिटिक्स में कोई हिस्ट्री नहीं था और कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उस समय, तो वो अचानक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो एक दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेके आते हैं जैसे 52nd और 61st अमेंडमेंट, ये सब वो लेके आते हैं। बट क्योंकि इंदिरा गांधी का उस समय डेथ हो जाता है तो बहुत सारा उनके साथ सिंपैथी वेव रहता है इलेक्शन में, तो उनके पास अच्छा खासा मेजॉरिटी रहता है लोकसभा में। तो वो बहुत सारे अमेंडमेंट लेके आते हैं, उनमें से दो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद वीपी सिंह और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं बट उनका वो उतना कोई इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए उनको जानने का भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जिनके टाइम में इंडिया का इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाता है क्योंकि इंडिया का बहुत ही ख़राब हालत हो चुका था फाइनेंशियली, और वो बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। ठीक है, उनमें से 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और ये देख रहे हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी ये रहे। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, इनका भी सरकार उतना पावरफुल नहीं रहता क्योंकि उनके पास क्लियर मेजॉरिटी वैसा रहता नहीं है लोकसभा में। उसके बाद आते हैं हमारे
HD देवेगौड़ा, इनके नाम पे बेंगलोर एयरपोर्ट भी है, ठीक है। कर्नाटका से आते थे तो इसलिए ये भी उतना टाइम पे रूल नहीं कर पाते हैं। लैंग्वेज का भी इनका इशू रहता है क्योंकि दिल्ली में बेसिकली हिंदी डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, और फिर उनकी सरकार भी ज़्यादा टाइम चलती नहीं है, बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए रहता है। और उसके बाद I.K. गुजराल बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद बनते हैं हमारे मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के पास क्योंकि उतनी मेजॉरिटी उनके पास भी नहीं रहती है, तो वो भी कोई उतना बड़ा चेंजेस लेके नहीं आ पाते हैं। बट उसके बाद बनते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, और इनका कंट्रीब्यूशन जो अमेंडमेंट लाने में ज़्यादा रहा है क्योंकि इनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है, ठीक है। तो स्टार्ट से अब एक बार देख लेते हैं स्टोरी से कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कौन कौन से चेंजेस लेके आए, ठीक है। आई एम होपफुल कि आप जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपका थोड़ा सा हिस्ट्री इनके टर्म्स में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 14 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं। तो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंजेस लाना शुरू करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो आता है 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो बदलाव लेके आता है वो क्या है कि 9 शेड्यूल को ऐड किया जाता है। 8 शेड्यूल थे उस समय, ठीक है। तो 9वां शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऐड करते हैं, जो प्रोटेक्ट कर देता था लॉस को। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? डिजिट 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? कैंडल को। तो आप याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, कैंडल का यूज़ करके लॉस को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है, जो 9 शेड्यूल में है हमारा, ठीक है। तो 9 शेड्यूल को ऐड किया जाता है फर्स्ट अमेंडमेंट से। 9 शेड्यूल में बेसिकली वो लॉज को रख दिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके जिसको चैलेंज ना करें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से वो लॉ बच जाते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। तो आप ये फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ। तो आप याद रखेंगे 1 रिप्रेजेंट करता है कैंडल को, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि कैंडल से जवाहरलाल नेहरू लॉज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ये हो गया। उसके बाद 7th अमेंडमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी स्टेट के हमारे बाउंड्रीज थे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को फिर से रीड्रॉ किया गया, बाउंड्रीज रीड्रॉ मतलब उनको बांटा गया और नए नए स्टेट्स को बनाया गया, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट को ABC करके ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये जो था वो कॉलोनियल टाइम से चल रहा था। तो उसको चेंज करके लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। जैसे तमिलनाडु को अलग स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाया गया। तो ये सब हमारा 7th अमेंडमेंट से आया। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा वॉकिंग स्टिक को, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा 7 हमारा वॉकिंग स्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कि स्टिक का यूज़ करके जितने भी हम लोग के स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था? एक स्टिक का यूज़ करके, ठीक है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद नागालैंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उस समय थोड़ा इशू होने लगा था इंसर्जेंसी को लेके, लोग विद्रोह करने लगे थे। तो नागालैंड का फॉर्मेशन होता है 13th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि शब्द में ही हम लोग देख सकते हैं कि ना गा मतलब जो नहीं गा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ जवाहरलाल नेहरू क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जो नहीं गाना गाता था, 1 हो गया कैंडल रिप्रेजेंट करता है, और 3 हो गया हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी गाना नहीं गाता था, नागालैंड मतलब जो भी गाना नहीं गाता था, उसको कैंडल से उनके दिल को जलाने लगते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये 3 जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और 9th शेड्यूल जो प्रोटेक्ट करता है लॉज को सुप्रीम कोर्ट से। ये 3 उनके टाइम में आए। उनके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर बनी वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। 3rd प्राइम मिनिस्टर वो हमारी बनी। और उनका अमेंडमेंट कौन कौन से थे? जो एक इम्पॉर्टेंट रहा वो था 24th अमेंडमेंट। उसमें क्या था कि फुल पावर टू अमेंड इवन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एक्चुअली हुआ उस समय क्या था कि गोलकनाथ बोल के एक वकील थे, वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, और उसमें उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया, अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में रूल कर दिया था।
तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया अमेंडमेंट लाकर। तो वो हमारा 24th अमेंडमेंट था। इस अमेंडमेंट में क्या पावर मिल गया कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो रहता ही है, बट वो फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस ला सकता है पार्लियामेंट। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, 24 है तो 24 आवर्स हम लोग को याद रहता है हमेशा। तो आप याद रखेंगे कि 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी वो 24 घंटे के अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 25th अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के द्वारा। 25th में क्या रहता है कि जो हमारे DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें वो सब कानून को का मतलब डायरेक्शंस दिया गया है जिसकी तरफ हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस डायरेक्शन में कानून बनाना चाहिए, इसलिए इसको डायरेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, उस डायरेक्शन में कानून बनाना चाहिए, जैसे हिंदी को प्रमोट करना या फिर काउ स्लॉटर को कम करना या फिर प्रिवेंट करना, वो सब इसमें मेंशन्ड है। तो इसको बेसिकली DPSP को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 31C में, जिससे क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है और DPSP जो ऑलमोस्ट बराबर हो गए, क्योंकि इसके पहले फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। अब क्योंकि इसका अमेंडमेंट नंबर 25 ही है, जस्ट नेक्स्ट है, और दोनों जो है फंडामेंटल राइट्स पे ही बेसिकली हमला कर रहे हैं हमारे, तो इसको हम लोग बेसिकली कॉन्जिक्यूटिवली याद कर सकते हैं, क्योंकि 24th में हमारा फंडामेंटल राइट्स को भी चेंजेस लाया जा सकता है, ये हम याद रख सकते हैं। तो 25th को हम लोग उसका नेक्स्ट आर्टिकल भी जो है वो भी फंडामेंटल राइट्स पे ही हम लोग का बेसिकली उसके पावर को कमाना था। तो 25th उसको हम लोग बस सीक्वेंस में है तो इजीली हम लोग याद करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट उन्होंने लाया वो था 26th अमेंडमेंट। उसमें क्या हुआ, बेसिकली जितने भी हमारे रजवाड़े थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे खासे पैसे मिलते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, उस चीज़ को इंदिरा गांधी ने पूरा बंद कर दिया। ठीक है, तो एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी के पर्स में एक बार कोबरा चेरी खाते हुए मिल गया, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कोबरा को, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है चेरी को, तो उन्होंने एबॉलिश कर दिया उसको। ठीक है, 26th हो गया अमेंडमेंट, आई एम होपफुल आपको याद रहेगा। उसके बाद आता है हमारा 38th अमेंडमेंट। 38 अमेंडमेंट में क्या है कि ऑर्डिनेंस को नॉन जस्टिसेबल बना दिया गया, मतलब ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 1975 में ऑर्डिनेंस के थ्रू ही इंदिरा गांधी ने पूरे देश भर में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है उन सबका पावर प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता है। ठीक है, तो जितना भी डेमोक्रेसी वो बेसिकली उस समय ख़त्म हो चुका होता है। तो वो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में, तो उसको उन्होंने सुप्रीम जो ऑर्डिनेंस उन्होंने जिसके थ्रू किया था उसको कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न कर दे, इसलिए उन्होंने 38th अमेंडमेंट लेकर आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे ऑर्डिनेंस को बचाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल बना के। तो 38 को हम लोग कैसे याद करेंगे, ऑर्डिनेंस नॉन जस्टिसेबल को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट को और 8 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जलेबी को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, दिल से जलेबी बांटा था जब ऑर्डिनेंस को नॉन जस्टिसेबल बना दिया गया था। ठीक है, तो 3 हो गया हार्ट और 8 हो गया हमारा जलेबी। ठीक, अब 38 के बाद आता है हमारा 42nd अमेंडमेंट। ये जो है मैक्सिमम चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो 42nd अमेंडमेंट से ही आता है। इसको हम लोग बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, क्योंकि इतने सारे चेंजेस जो है इंदिरा गांधी लेके आती है। इमरजेंसी लगा हुआ था, कोई विरोध करने को था नहीं, जो मन कर रहा था वो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आ गए थे वो। जैसे जो अभी भी मौजूद है वो जो है सेकुलर और सोशलिस्ट, ये जो 2 शब्द हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल के वो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट से डाला था, जो अभी भी है। और पार्ट 4A को उन्होंने इंसर्ट किया था। इसमें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हर एक सिटीज़न को क्या फॉलो करना है, उनकी क्या ड्यूटी रहेगी, ये सब इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने इंसर्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अभी भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे आर्टिकल को उन्होंने इंसर्ट किया था और चेंजेस को लेके आया था, बट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो उसको हटा देती है। तो इसको याद करेंगे कैसे, 4 रिप्रेजेंट करता है नाइफ को और 2 रिप्रेजेंट करता है कोबरा को।
तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या किया था, नाइफ से एक कोबरा का मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, 42 हो गया हमारा। 42nd के बाद आता है हमारा 43rd अमेंडमेंट। अब क्योंकि 1977 में अब गवर्नमेंट बदल जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी चुनाव कराने का सोचती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इमरजेंसी लाके, तो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल जितने भी प्रिजनर्स थे उन सबको छोड़ देती है, तो वो सब के मिल के चुनाव लड़ते हैं और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी इनफैक्ट अपनी सीट जो थी यूपी में वहाँ से भी हार जाती हैं, और उनके बाद मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, पहला काम कि जितने भी चेंजेस जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी जो लेके आई थी उनको बहुत सारे को हटा देते हैं। ठीक है, तो 43rd अमेंडमेंट क्या करता है, रिपील 6 आर्टिकल्स, और 42nd अमेंडमेंट जो बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे उनमें से 6 आर्टिकल्स को वो पहले हटा देता है। ठीक है, 43rd अमेंडमेंट, तो इसको आपको याद करने का उतना है नहीं, बट याद रखना है कि 42nd के बाद 43rd अगर है तो मोरारजी देसाई के टाइम पे था, तो वो बेसिकली वो 42nd से इतना सारे जो चेंजेस आए थे उनको कमा देते हैं। 43rd के बाद आता है हमारा 44th अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी को लेके ही ये भी अमेंडमेंट रहता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इतनी ईजी से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी, और पूरे पावर को हड़प लिया था, इसलिए इमरजेंसी नेक्स्ट टाइम को ईजिली डिक्लेयर ना कर पाए, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस जो है इमरजेंसी प्रोविजंस पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 44th भी इंदिरा गांधी के काइंड ऑफ रिलेटेड ही है। और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया था। पहले हमारा जो प्रॉपर्टी पे हम लोग का फंडामेंटल राइट बनता था, बट वो हम लोग का अब लीगल राइट है। ये आर्टिकल 300A में इसको मूव कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये हम लोग का राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो इसको अगर आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मतलब जाते थे, ताकि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। ठीक है, बट वो अब लीगल राइट बना दिया गया 44th अमेंडमेंट लाकर। तो इसको भी याद करना उतना कोई इशू नहीं है, 42nd से ही रिलेटेड है, 43rd और 44th और सीक्वेंस में है, तो आई एम होपफुल कि आप इजीली याद कर पाएंगे। अब मोरारजी देसाई के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, और फिर उतना कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर जब इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, देख रहा होगा आपको, वो एक दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट लेके आते हैं। ये उनका फर्स्ट अमेंडमेंट रहता है और ये उनका लास्ट अमेंडमेंट रहता है। 52nd अमेंडमेंट में क्या होता है कि डिफेक्शन जो है पार्टी लाइन से उसको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि अगर बीजेपी ने बोला है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी बिल पे यस वोट करेंगे और किसी ने नो कर दिया तो उसका मेंबरशिप कैंसिल नहीं होता था, भले ही एमएलए हो या एमपी हो। बट अभी इस लॉ के आने के बाद क्या हो गया कि डिफेक्शन पार्टी लाइन से वो बैन हो गया। तो 52nd को हम लोग कैसे याद रखेंगे, 5 हमारा हुक और 2 हो गया हमारा कोबरा। तो आप स्टोरी बना लेंगे कि कोबरा को हुक से बांध देते थे अपने पार्टी मेंबर्स में अगर वो डिफेक्ट करते थे अपने पार्टी लाइन से। तो ठीक है, 52 रिप्रेजेंट करेगा हुक और कोबरा। ठीक है, तो कोई भी अगर कांग्रेस के पार्टी लाइन से हटता था तो राजीव गांधी क्या करते थे, कोबरा हुक से उनके जो भी डिफेक्ट कर रहा है मेंबर उनके साथ बांध देते थे। ठीक है, ये फनी स्टोरी आपको याद रहेगा। तो 52nd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ है। उसके बाद आता है हमारा 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट में क्या है, हमारा वोटिंग राइट जो था हमारा उस समय उसको आप पाने के लिए आपको 21 एज अटेंड करना पड़ता था। तो उसको क्या किया राजीव गांधी ने कि 21 से 18 कर दिया। ठीक है, तो अब 18 साल के होने पे आप वोट कर पाएंगे। यह 61st अमेंडमेंट से इंश्योर किया गया। अब इसको याद करेंगे कैसे, क्योंकि 6 हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है एक चेरी को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडल को। तो आप याद रखेंगे कि 18 ईयर्स का कोई भी बच्चा जो चेरी को कैंडल पे बैलेंस कर लेता था उसको वोटिंग राइट दे दिया जाता था। किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, तो राजीव गांधी क्या करते थे, जो भी बच्चा चेरी को कैंडल पे बैलेंस कर लेता था उसको वो वोटिंग राइट दे देते थे। ठीक है, तो 21 से 18 हो गया था हम लोग का वोटिंग एज आफ्टर द 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब राजीव गांधी के बाद और भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं बट वो उतने पावरफुल नहीं रहते। उसके बाद आते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर, वो है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये जब आते हैं तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लाते हैं वो
ये है 73rd और 74th। इनमें क्या होता है कि पंचायत सिस्टम जो था उसको 3 टियर पंचायत सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दिया जाता है, और हमारा जो 11th शेड्यूल है उसको वो ऐड करते हैं 73rd अमेंडमेंट से। इसका मैंने पहले ट्रिक भी आगे का वीडियो में बताया था जब शेड्यूल हम लोग याद कर रहे थे कि पीवी नरसिम्हा राव क्या करते हैं कि हर एक पंचायत वाले बंदे को क्या देते हैं, तो एक हेल्प वॉकिंग स्टिक या फिर हेल्पिंग स्टिक जो बोलते हैं हम लोग, 7 रिप्रेजेंट जिसको करता है, और एक मूस्टैच जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो पंचायत में हर एक बंदे को 73rd अमेंडमेंट से क्या मिलता है, एक वॉकिंग स्टिक और एक मूस्टैच मिलता है, ठीक है। तो ये 73rd अमेंडमेंट हो गया हम लोग का। और उसके 73rd के बाद आता है हमारा 74th अमेंडमेंट। क्योंकि एक के बाद एक ही है तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। 74th में म्यूनसिपालिटी को भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिल जाता है और 12 शेड्यूल को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक के बाद एक है तो 73rd और 74th ईजिली याद हो जाता है, क्योंकि 73rd में पंचायत को वैलिडेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली और 74th में म्यूनसिपालिटीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा वो है 77th अमेंडमेंट। इसमें क्या है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको पलट देते हैं पीवी नरसिम्हा राव विथ 77th अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 16 में जो 4A पार्ट है उसको ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है कि वैलिडेशन मिलता है प्रमोशन में भी जो रिजर्वेशंस को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 77th अमेंडमेंट से आता है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो 7 हो गया हम लोग का वॉकिंग स्टिक के लिए। फिर जिनको रिजर्वेशन चाहिए था उनको सबको गिफ्ट क्या करते हैं, 2 वॉकिंग स्टिक गिफ्ट करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ताकि उनको प्रमोशन में भी वो आराम से चढ़ पाए। उसके बाद आता है हमारा 86th अमेंडमेंट। अब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो रहते हैं वो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 2002 के टाइम में, वो रहते हैं। और वो जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो लेकर आते हैं। बेसिकली आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हर बच्चों को जो 14 एज तक है उनको कंपलसरी एजुकेशन देना मैंडेटरी है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये वो कानून लेके आ जाते हैं 86th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे, 8 रिप्रेजेंट करता है जलेबी को और 6 रिप्रेजेंट करता है चेरी को। तो हर एक बच्चे को जो फ्री में पढ़ना चाहता है उसको वाजपेयी जी जो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या गिफ्ट करते हैं, एक जलेबी और एक चेरी, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट हमें याद रहेगा। उसके बाद आता है हमारा 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो हम लोग का मिनिस्ट्रियल कोटा रहता है इलेक्टेड मेंबर्स का उसको 15% किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाते ही जाना है तो बहुत सारे को बना सकते हैं, ठीक है। उस समय ऐसा था। बट 91st अमेंडमेंट क्या करता है, उसमें एक कैप लगा देता है कि मेजॉरिटी है उसका 15% ही लोग मिनिस्टर बन पाएंगे। ये इंसर्ट किया जाता है 91st अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, 9 हो गया बलून और 1 हो गया कैंडल। तो आप याद रखेंगे कि जितने भी उन एमएलए या फिर एमपीज थे जिनको मिनिस्टर बनना था उनका बलून को कैंडल से बर्स्ट कर देते हैं कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अब ये दो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन्होंने लाया था यही इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद आ जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि मनमोहन सिंह उतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है अमेंडमेंट्स में। इन्होंने क्या किया था, 99th अमेंडमेंट लेके आया था। ये क्या करता था कि एनजेएससी का इस्टेब्लिशमेंट करता था जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट किया जा सकता था, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता। तो क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसमें तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ही खुद का अपॉइंटमेंट करेंगे, गवर्नमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 99th में सबसे बड़ा अटेम्प्ट पहला चीज़ आके इन्होंने 99th अमेंडमेंट लाकर यही किया था जो अभी नहीं रहा। फिर 100th अमेंडमेंट क्या है कि जो इंडिया और बांग्लादेश आपस में बॉर्डर जो एक्सचेंज किए थे कुछ टाइम पहले 2015 में, वो यहाँ पे अमेंडमेंट लाकर किया गया था,
ठीक है, 100th अमेंडमेंट। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि मोदी सरकार ने सेंचुरी मारा था ये अमेंडमेंट लाकर, ठीक है। उसके बाद जीएसटी जो आता है वो 101st अमेंडमेंट से आता है। तो आप इसको याद रखें कि 101 का चंदा सबसे उठाया था जीएसटी लाने के लिए, या फिर जीएसटी एक तरह का एक चंदा है जो मोदी गवर्नमेंट सबसे उठाती है। कितने का चंदा है सबसे जो लेना है गवर्नमेंट को, वो 101 रुपये का चंदा है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा 102nd अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट बेसिकली ओबीसीज के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक कमीशन बन जाता है, ठीक है। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि ये रिसेंट टाइम में बना है इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद 103rd में जो हम लोग का रिसेंट है वो 10% देता है EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन। और 104th जो मोस्ट रिसेंट है वो क्या करता है, रिजर्वेशन को SC/ST के एक्सटेंड करता है और 10 साल के लिए, ठीक है। ये हर 10-10 साल पे इसको पारित किया जाता है। और इसमें एक्सेप्शन क्या रहा इस बार कि इसमें जो रिजर्वेशन मिलता था एंग्लो इंडियंस को, एंग्लो इंडियंस जो इनका हेरिटेज ब्रिटिश भी है और इंडियन भी है, मतलब जिनके फैमिली जो ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियंस थे या फिर मिक्स्ड जो भी है, उनको रिजर्वेशंस मिलता था। बेसिकली 2 सीट्स मिलते थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उसको मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया, ठीक है, 104th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो 101st हो गया जीएसटी, और 102nd हो गया ओबीसी, और 103rd हो गया 10% फॉर EWS, और 104th हो गया रिजर्वेशन फॉर SC/ST, ठीक है। आई एम होपफुल कि जितने भी है वो आपको अब याद रहेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।